journey of 24/7. और मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा भी। लेकिन अब जब 4 फेज के चुनाव हो चुके हैं तो अब हम ये यकीन से कह सकते हैं कि जो मोदी जी का जुमलों का टाइटैनिक था वो डूब रहा है। उन्होंने 10 साल जो बड़ी बड़ी बातें की हैं, जो बड़े बड़े वायदे किए, उसकी कलाई धीरे धीरे करके देश की जनता के सामने खुलती गई है। और खुले भी क्यों नहीं। आप अगर हिमाचल की बात लेंगे तो मोदी जी जो हिमाचल को अपना घर, दूसरा घर बोलते रहे अपने भाषणों में, जब आपदा आई तो मुड़कर नहीं देखा, ऐसे बिहेव किया जैसे हिमाचल भारत का हिस्सा ना होते कोई बेगाना प्रदेश है। ये वही मोदी सरकार है जो हिमाचल की इकोनॉमी की रीढ़, एप्पल, सेब, उस पूरे सेक्टर को उन्होंने नुकसान पहुंचाया कस्टम ड्यूटी हटा के सेब के ऊपर से। और यहाँ के जितने सेब के उत्पादक हैं वो सारे इस समय पुकार रहे हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा जुल्म मोदी जी क्यों करते हैं, जबकि यहाँ पे तो 4 सांसद बीजेपी को दिए गए और राज्यसभा का सांसद भी उन्होंने चुरा लिया। इसके बावजूद उनको यहाँ के किसानों की, यहाँ के सेब उत्पादकों की कोई फिक्र नहीं। यही नहीं, लोग इसलिए भी कह रहे हैं कि टाइटैनिक डूब रहे हैं इनके जुमलों का, कि जहाँ पे जनता की भलाई की काम आती है, जैसे ओपीएस, वो तो जनता का पैसा है, वो तो सरकार का पैसा भी नहीं है। चलो केंद्र सरकार का पैसा था, आपदा में आपने नहीं दिया। ओपीएस में तो जनता का पैसा देना था, वो भी देने से मना कर रहे हैं। जिस चीज के ऊपर जनता ने एक नई सरकार चुनी हिमाचल के अंदर, उस जनता के पैसे पे भी मोदी सरकार इस तरह से हक जमा के बैठी है जैसे कि जनता का, उसके वोट का इस देश में कोई मतलब नहीं रह गया। और सबसे बड़ी बात, मैं भी हिमाचल से रिश्ता रखता हूं, मेरी वाइफ हिमाचल से ही है, पालमपुर से। मैं जानता हूं हिमाचल की धरती ये फौजियों की धरती है। मेरे अपने परिवार में सारे एक्स सर्विसमैन हैं। एक पूरा सेक्टर उन्होंने ध्वस्त कर दिया अग्निवीर योजना लाके। मोदी जी को देश में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी फौज मिली थी। भारत की फौज दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी फौज थी। और ये वो फौज है जो मोदी जी के आने से पहले दुनिया में न्यूक्लियर पावर थी। हम भारत न्यूक्लियर पावर देश है, ये मोदी जी के पहले हो गया था। भारत स्पेस पावर है, मोदी जी के पहले हो गया था। भारत आईटी पावर है, ये सब सुरक्षा से जुड़ी चीजें हैं, ये मोदी जी से पहले हो गया था। लेकिन 10 साल में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये किया है कि जो रेगुलर भर्ती बंद करके दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी फौज को कमजोर करने की तरफ, पूरी फौज को ठेके पे देने की तरफ, कॉन्ट्रैक्ट पे लेने की तरफ, एक किस्म से 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है अग्निवीर, पूरे देश को धकेल दिया है। और हिमाचल के तो लगभग हर गांव में, अधिकांश घरों के साथ ये उन्होंने जुल्म किया है। और इसलिए हम लोग इस चुनाव के अंदर स्पष्ट वायदा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, इस इलेक्शन में जीतेंगे हम, इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, तो इस सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो इस अग्निवीर योजना को सिरे से खत्म करने का करेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी तो पुरानी तरह से जो भर्ती होती थी, जिस तरह से रेगुलर फौज बनती थी, वो फौज जो देश को सुरक्षित रखती थी, हम वापस उसी फौज के सिस्टम पे जाएंगे। ये कांग्रेस का एक कमिटमेंट है हिमाचल की जनता के साथ और देश की जनता के साथ। मंत्री इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर, तो उन्होंने एक बात बोल दी कि कांग्रेस आएगी तो परमाणु हथियार खत्म कर देगी। और चूंकि आज हिमाचल में हूँ तो उनको उनका ये कहना, हिमाचल की जनता को डराना, उसकी हकीकत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्योंकि अनुराग ठाकुर जी के लिए तो इस देश का इतिहास 2014 में शुरू हुआ। 2014 से पहले तो इसके लिए देश का इतिहास था ही नहीं।
खुद उनके पिताजी का जो कंट्रीब्यूशन रहा वो भी उनके इतिहास के कोर्स से बाहर है। उनके पिताजी भी अलग अलग पदों पर रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे देश में। उनका भी इतिहास अनुराग ठाकुर जी के कोर्स से बाहर है, लेकिन ये देश 14 से पहले बना था। और अनुराग ठाकुर जी की मार्फत, आपकी मार्फत में उनको ये बता दूं कि न्यूक्लियर पावर इस देश को मोदी सरकार ने नहीं, कांग्रेस की सरकारों ने बनाया था। 1945 में जब हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा 6 अगस्त और 8 अगस्त को, उसके 4 हफ्ते बाद जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, जब अभी देश आज़ाद नहीं हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने होमी भाभा, जो दुनिया के बहुत बड़े न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, उनको बुलाकर ये बोला कि भारत आज़ाद होने वाला है, मैं चाहता हूं कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम करें। वो भी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। उस दौर में जब दुनिया ने न्यूक्लियर बम की ताकत देख ली थी, उस समय एक गुलाम देश का नेता अगर ये जाहिर कर रहा था कि हम न्यूक्लियर पावर बनेंगे, उसके लिए कितनी नैतिक हिम्मत चाहिए होगी, उसके लिए कितनी दूरदृष्टि चाहिए होगी, ये आज की तारीख में हम शायद नहीं समझ पाएंगे। हो सकता था कि उस गुलाम देश के नेता को, जवाहरलाल नेहरू को, पूरी जिंदगी के लिए परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की नीयत जाहिर करने के लिए ब्रिटिश या अमेरिकी क्या कर सकते थे, ये तो सब हम सोच सकते हैं। लेकिन उन्होंने आज़ादी के पहले इस देश का न्यूक्लियर कार्यक्रम शुरू किया और आज़ादी मिलते ही 47 में आज़ाद हुए, 48 में उसको फॉर्मली शुरू कर दिया। हमारा एटॉमिक प्रोग्राम 1948 में शुरू हो गया था। तब अनुराग ठाकुर जी थे, बीजेपी नहीं थी। 1950 में संविधान बना, 52 में पहला चुनाव हुआ और नेहरू जी पहली बार उनके पीएम बने। तब तक हमारा परमाणु कार्यक्रम पटरी पे आ गया था। और ये वो चुनाव था जहां बीजेपी तो थी नहीं, हिंदू महासभा और जनसंघ, इनको 4 सीट और 3 सीट पूरे देश में मिली थी और नेहरू जी को 75% लोकसभा की सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। उस समय उन्होंने देश को परमाणु कार्यक्रम दिया। इंदिरा जी के टाइम पे 74 में 1974 में हमने परमाणु टेस्ट कर लिया था। 75 आते आते हम लोग रॉकेट छोड़ चुके थे दुनिया के अंदर और 80s के आते आते हम स्पेस पावर बन गए थे पूरी दुनिया के अंदर। ये अनुराग ठाकुर जी को नहीं मालूम, क्योंकि उनके लिए इतिहास 2014 से शुरू हुआ है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ हिमाचल की जनता से कि जो हमारे देश की सुरक्षा है, जब हम गरीब मुल्क थे, जब हमारे पास 90% लोग गरीब थे और 92% लोग निरक्षर थे, इलिटरेट थे, उस दौर में नेहरू जी ने और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज खड़ी करने का काम किया और न्यूक्लियर पावर बनाने का काम किया, स्पेस पावर बनाने का काम किया। उस फौज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार ने 10 साल में कमजोर करने का काम किया है। पिछले 10 साल के अंदर उन्होंने केवल एक काम किया कि अग्निवीर योजना लेके आ जाएं। जो सफर मोदी जी का शुरू हुआ था, अब उनकी पहली रैली याद कीजिए हरियाणा में की थी उन्होंने, सिरसा में 2014 में 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड के साथ, और 10 साल में वो नो रैंक नो पेंशन पे आ गए। अब जवान को ना रैंक मिलेगा ना उसको पेंशन मिलेगी। 4 साल के अंदर अधिकांश जवानों को रिटायर होके वापस बेरोजगारी में जूझना पड़ेगा।